Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the Indian Express for today. So as you all know, आज संडे है तो ज़्यादा एक्सप्लेन सेक्शन और आइडियाज़ पेज और जो सब हम वैसे पढ़ते हैं एडिटोरियल्स वो तो नहीं आया है, बट देर आर मैनी न्यूज़ आइटम्स विच आर नेसेसरी फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू एंड वन और टू sections written by like P. Chidambaram and a particular explained section मतलब एक साइड कॉलम की तरह आया है which is also important. So we'll be discussing those things and few state initiatives एज वेल. लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि यार हम लोग आपको इतना ज़्यादा लाइक वगैरह के लिए नहीं बोलते, तो आप लोग करते भी नहीं हो, तो एटलीस्ट मतलब जैसे वीडियो देखते हो और आप रेगुलरली अगर देख रहे हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक. ओके, इट मैटर्स अ लॉट एंड वी नो कि हम लोग सही डायरेक्शन में एटलीस्ट जा रहे हैं. तो वी आर नॉट दैट मच प्रोफेशनल कि जो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर पाए. मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई कि आवर चैनल इज़ नॉट दैट मच बिग लाइक द अदर कोचिंग्स एंड ऑल. सो बट स्टिल आई अश्योर यू कि हमारी टीम में जितने भी लोग हैं दे आर एक्चुअली वेल प्लेस्ड एंड दे एग्जैक्टली नो कि एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इन एग्ज़ाम्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए. और ये चीज़ आपको सर के वीडियो देख के, सर की बातें सुन के अभी तक समझ में आ गई होगी, है ना. तो आपको इसी तरीके की गाइडेंसेज अगर चाहिए तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करो. हम अभी भी मतलब वही बिकॉज वी हैव बीन ऑल थ्रू आउट आवर टाइम इन टू द स्टडीज़, सो वी नो इन एंड आउट ऑफ यूपीएससी. वी नो मतलब being in these government jobs, central government jobs, we know very well कि मतलब क्या चीज़ें आएंगी और आप किस तरीके से आप भी अच्छी जॉब्स पा सकते हैं. सो और मेन है आपका वही थिंकिंग डेवलप करना. सो वी आर फोकसिंग ऑन दैट. ओके, और okay, I'll share an article also with you today regarding the education system. So anyways, let's start. और पहले मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ. सो एज यू ऑल नो आज मंकी पॉक्स का केस एक और आया है इंडिया में. सो उसको WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया है. सो मंकी पॉक्स के बारे में आपको मुझे एक तो बताना होगा. सो योर क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन तो है आपका कि कैंगरू कोट्स क्या होती हैं, और सेकेंड क्वेश्चन है कि मंकी पॉक्स जिसको MPX भी कहते हैं उसकी जीनस और उसका फैमिली आपको मुझे बताना है. ठीक है, और कुछ मैं भी आपको बता दूं तो ऐसा है कि जो मंकी पॉक्स है इसका जो पहला केस आया था दैट वाज इन 1958, और ये जो था ये एक मंकी में पाया गया था, तो इसकी वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स दिया गया है. बट ऐसा नहीं है कि एप्स एंड मंकीज़ में ही होता है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन रोडेंट्स एंड ह्यूमन केस जो पहला आया था इट वॉज इन 1970 विच वॉज इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. और मतलब डॉग्स वगैरह से भी आए हैं, तो इट हैज़ बीन फाउंड इन प्रेरी डॉग्स एज वेल. सो इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू मंकीज़. ओके, और अब आप मुझे इसका जीनस और फैमिली बता देना. अब हम शुरू करते हैं न्यूज़ से. तो पहला जो न्यूज़ है एक्चुअली एक अभी कैंपेन शुरू करेगी गवर्नमेंट जिसका नाम है हर घर तिरंगा कैंपेन. ठीक है, ये 13 से 15 अगस्त के बीच में रहेगा. तो अब जो नेशनल फ्लैग है, अब ये फ्लैग कोड के बारे में भी आपको बता देते हैं और इस कैंपेन के बारे में भी. तो नेशनल फ्लैग जो है उसको अब हॉइस्टेड आप रख सकते हैं थ्रू द नाइट अगर वो ओपन में है, और इफ़ इट इज़ होस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ द पब्लिक. ठीक है, तो कोई भी मतलब अगर पब्लिक में कोई भी मतलब आप लोग भी जो हैं अगर ओपन में उस चीज़ को उसको फ्लैग को होइस्ट कर रहे हैं तो वो नाइट में भी होस्टेड रह सकता है. और हर घर कैंपेन जो है ये याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लॉन्च कर रही है. और अभी जो है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 जो है उसको अमेंड किया गया है, जिसमें अलाउ किया गया कि नेशनल फ्लैग जो है उसको रात को भी लहराया जा सकता है. और फ्लैग कुड बी होस्टेड ओनली, पहले रूल ये था कि फ्लैग कुड बी होस्टेड ओनली बिटवीन सनराइज एंड सनसेट. तो सुबह से शाम तक के लिए था, लेकिन अब रात को भी फहराया जा सकता है. ओके, सो दिस वाज द अमेंडमेंट इन द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002. याद रखना 2002 का है, और ये हर घर तिरंगा कैंपेन जो है ये होम मिनिस्ट्री का है, 13 अगस्त से रहेगा. ठीक है, तो अब MHA ने कोड को अमेंड किया था 20 जुलाई को, जहाँ पे पैरा 2.2 का क्लॉज 11 है उसको रिप्लेस किया गया है. और अब वो कर दिया गया है कि वेयर द फ्लैग इज डिस्प्लेड इन दी ओपन और डिस्प्लेड ऑन द हाउस ऑफ अ मेंबर ऑफ पब्लिक इट मे बी फ्लोन डे एंड नाइट. ठीक है, और ये इसीलिए ही मतलब कैंपेन के लिए इसको फिर अमेंड किया गया है. और कुछ टाइम पहले ये भी अमेंडमेंट हुआ था फ्लैग कोड में कि मशीन मेड और पॉलिएस्टर फ्लैग्स को भी यूज़ किया जा सकता है. ओके, और जो हर घर तिरंगा कैंपेन है ये वही सिटीजन्स को एनकरेज करने के लिए कि आप अपने घरों में भी 13 से 15 अगस्त के बीच में जो है तिरंगे को वहाँ पे होइस्ट कर सकते हैं. ओके,
कुछ स्टेट न्यूज़ भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ तो सबसे पहले कि पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्शंस के पहले एक प्रॉमिस किया था कि 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। इट वाज बाय द आप पार्टी, और अभी आपकी गवर्नमेंट है। सो अभी लेकिन क्या हुआ है ना कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक कंडीशन डाली है जिसकी वजह से एससीज, बैकवर्ड क्लासेस और नॉन एससी बिलो पावर्टी लाइन यानी बीपीएल और बीसी बीपीएल कैटेगरीज को काफ़ी नुकसान हो सकता है, और अब उनको भी जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे जनरल कैटेगरी के लिए ये रूल था, तो अब वो बाकी इन सब के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए क्या रूल था कि अगर आपका कंजम्पशन 300 यूनिट से ज़्यादा होता है तो आपको कोई भी फ्री पावर नहीं दिया जाएगा, यानी अगर आपके 301 यूनिट भी हो गए तो आपको पूरा उसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कौन लोग वैसे अफेक्टेड रहते हैं, तो इनकम टैक्स पेज और वो पेंशनर्स जिनको 10,000 से ज़्यादा महीने का मिलता है पेंशन, फिर कोई कॉरपोरेशंस के चेयरपर्सन्स हो गए, एमएलए, एमपी। ओके, और यहाँ पे बताया है कि पहले जो था ना तो करीब 22.5 लाख लोग जो थे वो बेनिफिशियरी थे जिनको 200 फ्री यूनिट पहले मिल रहे थे। ठीक है, तो पहले तो मतलब इनके लिए भी यही था कि जो कंज्यूमर्स थे फ्रॉम एससी, बीसी और नॉन एससी बीपीएल और बीसी बीपीएल कैटेगरीज के, नॉन एससी बीपीएल एंड बीसी बीपीएल कैटेगरीज के, तो उनको 300 यूनिट बिल्कुल फ्री मिल रहा था उनके कंजम्पशन के रिगार्डलेस। मतलब उससे ज़्यादा भी हो तो भी आपका 300 यूनिट तो फ्री होगा। लेकिन अब क्या है कि उनको जनरल कैटेगरी कंज्यूमर के पार पे ही ट्रीट किया जाएगा, यानी वही 300 यूनिट के ऊपर हो गया तो आपको पूरा बिल पे करना पड़ेगा। तो और जब वो मतलब अगर इनकम टैक्स पेज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पेंशनर्स, वही मैंने बताया, और चेयरपर्सन और इलेक्टेड रिप्रेजेंट यानी एमएलए और एमपी, यानी या फिर किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे हैं। ठीक है, तो उस केस में भी इनको जो है इतना पूरा पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये है उस तभी भी उनको जनरल कैटेगरी कंज्यूमर की तरह ट्रीट किया जाएगा कि अगर वो या उनका कोई फैमिली मेंबर डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट है। ठीक है, तो वही है कि अब है ना जितने भी एससी, बीसी और बीपीएल कैटेगरीज के हैं तो उनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि अगर वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं और वो 300 यूनिट फ्री चाहते हैं तो मतलब कितना ही डिक्लेरेशन हो तो इसके लिए उनको एक अलग से कितना ही कंजम्पशन हो उसके लिए अलग से एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ओके, तो इस कैटेगरी वालों के लिए दे विल बी ट्रीटेड एज एट पार विद जनरल कैटेगरी। ओके, अब और आते हैं, हाँ, झारखंड की नई टूरिज्म पॉलिसी के ऊपर आते हैं। तो अभी चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पे ये कहा, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर थे, हेमंत सोरेन, तो ही हैज सेड कि है ना अभी ज़रूरत है कि माइंडसेट जो है लोगों का झारखंड की तरफ उसको चेंज किया जाए, एक्सट्रैक्शन से अट्रैक्शन की तरफ ले जाया जाए। और स्टेट की नई टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की गई है जिसका नाम है झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021। ओके, और अब यहाँ पे है ना इनके सेक्रेटरी ने जैसे ये कहा है, तो आप है ना ये चीज़ें बस अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे झारखंड इज़ अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया और ऑल्सो बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। जो रेल नेटवर्क है यहाँ पे वो भी काफ़ी इफेक्टिव है सिंस ब्रिटिश टाइम, क्योंकि ये ट्रेडिशनली एक मिनरल रिच स्टेट रहा है। अब ये जो नई पॉलिसी है ये माइनिंग टूरिज्म पे, ना दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, माइनिंग टूरिज्म इस पे फोकस करेगी। तो ये जो कंसेप्ट है माइनिंग टूरिज्म का, ये भी काफ़ी ट्रैक्शन गेन कर रहा है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, खासकर इन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया एंड फिनलैंड, वही जो मिनरल रिच कंट्रीज हैं। और अब ये यहाँ पे क्यों किया जा रहा है, क्योंकि झारखंड में कोल, आयरन और यूरेनियम माइनिंग जो होती है वो बहुत एक्सटेंसिवली की जाती है। तो इस फैक्टर को जो है वो गवर्नमेंट यूज़ करना चाह रही है। रिमेंबर, कोल, आयरन एंड यूरेनियम माइनिंग आर एक्सटेंसिव, और इस फीचर को इसको यूटिलाइज करना चाह रही है ताकि जो उनका एक्सपीरियंशियल टूरिज्म है उसको भी बूस्ट मिले। ओके, सो इसके अलावा यहाँ पे एक टूरिस्ट सिक्योरिटी फोर्स, एक हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी एंड द सेंट्रल कंट्रोल रूम एज वेल। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट दी एमपीज। तो यूथ महापंचायत के बारे में आया है। तो एक तो चीज़ ये आई है कि यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद का एक स्टैचू इंस्टॉल करेगी स्टेट गवर्नमेंट, एंड द सॉइल वुड बी यूज्ड फ्रॉम अलीराजपुर विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। ओके, और उसको आज़ाद नगर भी कहा जाता है वैसे। और वहाँ पे अब लेकिन ये अलीराजपुर में नहीं, जो ये फ्रीडम फाइटर का स्टैचू रहेगा चंद्रशेखर आज़ाद का वो भोपाल में इंस्टॉल किया जाएगा।
और ये अभी इन्होंने अनाउंस किया है सीएम ने, जब वो स्टेट की पहली यूथ महापंचायत को इनॉग्रेट कर रहे थे। और ये कहाँ पे हुई थी? रविंद्र भवन में हुई थी, कन्वेंशन हॉल में, विच इज़ इन भोपाल। तो जो भी मतलब एमपी वाले, यू कैन नोट दीज फैक्ट्स ऑल्सो फॉर योर स्टेट पीसीएस एग्जाम। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आते हैं स्टेट में। और महापंचायत जो है, यूथ महापंचायत, इसका रेलेवेंस क्या है? तो यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए इन पॉलिसी मेकिंग एंड ताकि यूथ जो है वो गवर्नमेंट और सोसाइटी से इंटरेक्ट कर सकें। और अब एक युवा पंचायत भी हर साल की जाएगी, जिसमें जो विनर्स होंगे उनको इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भेजा जाएगा, ताकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म आए। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है, इसका नाम भी प्लीज़ नोट कर लेना, माँ तुझे प्रणाम स्कीम है ये। ठीक है, माँ तुझे प्रणाम, ये स्कीम कहाँ की है? एमपी गवर्नमेंट की है। और एक न्यू यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी भी फॉर्मुलेट करी जा रही है बाय इनकॉर्पोरेटिंग द सजेशंस ऑफ द यूथ, और ये 12 जनवरी से इम्प्लीमेंट की जाएगी। दैट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ओके, इसके अलावा युवा पुरस्कार अनाउंस किया जाएगा, यूथ एडवाइजरी काउंसिल ऑल्सो वुड बी सेटअप। ओके, अब यहाँ पे है ना मंकी पॉक्स के बारे में आया है। सो मंकी पॉक्स जो है, इट वॉज एक्चुअली एंडीमिक ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। और हाँ, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इट इज़ सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स, लेकिन ये कम सिवियर होते हैं। ओके, ये उसी की फैमिली का है वैसे स्मॉल पॉक्स की, लेकिन सिवियरिटी इसकी कम होती है। सिम्टम्स क्या क्या है इसके सिम्टम्स है फीवर, हेडेक, मसल एक्स एंड बैक पेन, लो एनर्जी, सोलन लिम्फ नोड्स। ठीक है, जो आप फोटोज़ भी देखते हो ना, वो सोलन लिम्फ नोड्स की देखते हो जो आती हैं। ठीक है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं टिपिकली 6 से 13 दिन में अपीयर करते हैं, और लेकिन वो शो करने में पूरे 3 हफ्ते तक लग सकता है, और दे कैन लास्ट फॉर 2 to 4 weeks। ओके, और ये कितना इन्फेक्शियस हो सकता है? सो इट स्प्रेड्स मेनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स, स्किन कॉन्टैक्ट और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ये फैलता है। ठीक है, और बहुत ओकेजनली होता है एयरबॉर्न। जैसे कोविड तो था आपका, काफ़ी एयरबॉर्न था ना, है ना, छींक वगैरह से और खांसी से, इन सब से फैल रहा था। और लेकिन ये जो है, ये बॉडी फ्लूइड, स्किन कांटेक्ट या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। एंड न्यूबॉर्न इन्फेंट्स जो हैं और बच्चे और जिनकी कम इम्यूनिटी है, वो लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं। और स्प्रेड कैसे होता है? तो इसकी लाइक्लीहुड जो है वायरस की स्प्रेड होने की मेनली सेक्सुअल कांटेक्ट से ज़्यादा है। और क्या ये फेटल होता है? तो कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस हैं जहाँ पे ये फेटल रहा है। ओके, तो 3 केस पहले क्या है केरला में आ चुके थे, उसके बाद अभी आज एक आपका दिल्ली में भी आया है। सो गले फोर्स, और इसके बारे में वैसे अरागलया के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ना जो बस हमारे काम की हैं, वो मैं बताऊँगी, बाकी ये पूरा आर्टिकल किसी काम का नहीं। ओके, इट बेसिकली डिस्कस कि कौन कब पावर में आया, उसने क्या किया, फिर उसके बाद उसके साथ हुआ क्या, फिर कैसे उसने रिस्पॉन्ड किया। तो यू डोंट नीड ऑल दैट। तो चाइना के बारे में ये दिया हुआ है कि जब महिंद्रा प्रेसिडेंट थे, तो मतलब जो कि अभी पीएम थे, जो हु स्टेप डाउन रिसेंटली बिकॉज ऑफ दिस अरागलया। सो अर्लियर व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट, तो कोलंबो जो था वो काफ़ी बीजिंग के करीब हो गया था। तो और उसको कई मेजर प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर कर दिए थे, जैसे कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट, हम्बन टोटा पोर्ट, मटाला एयरपोर्ट एंड लोटा स्टार। ओके, तो ये चाइनीज़ फर्म्स को हैंड ओवर कर दिए थे। तो उस टाइम पे इंडिया से डिस्टेंस भी बढ़ गया था। हाउएवर ऑन दी अदर हैंड, इंडियन ऑफिशियल्स ने बताया कि जो गोटाबाया था, जो अभी प्रेसिडेंट थे जिनके बाहर पूरा ये सब अरागलया हुआ है, तो ही वॉज एक्चुअली अ मिलिट्री पर्सन। और ये मतलब चाइना के कंपैरिजन में इंडिया के ज़्यादा करीब थे, एंड ही वॉज रिसेप्टिव टू आर कंसर्न्स। तो खासकर एनएसए जो थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है हमारे अजीत डोवाल, उन्होंने काफ़ी अच्छा रेपो उनके साथ में बिल्डअप कर लिया था। एंड कोलंबो भी मतलब एक जगह थी जहाँ पे फिर वो पेंडेमिक के दौरान गए थे। ओके, और गोटाबाया के अंडर है ना चेंजेस भी कुछ देखने को मिले थे। जैसे पहले हमने मतलब स्ट्रेटेजिक ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट जो था, वो तो हमने गवा दिया था चाइना को। चाइना टुक दैट प्रोजेक्ट इन February 2021। हाउएवर अंडर गोटाबाया वी गॉट द डील फॉर द वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल इन September 2021। मतलब वही जब से वो दिल्ली के इंटरेस्ट में थोड़ा काम करने लगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, दिल्ली ने अभी क्या रिसेंटली हेल्प करी है सिंस जनवरी, तो आप ये देख सकते हो दैट वी हैव प्रोवाइडेड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एसेंशियल आइटम्स, फॉर फ्यूल, फॉर फर्टिलाइजर्स। आपको पता है वहाँ पे फ्यूल
पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मतलब वहाँ पे सरकार ने कह दिया था है ही नहीं, तो लोग पेट्रोल पंप में खड़े हुए थे, बट देयर वाज नो फ्यूल, ओके। एंड करेंसी स्वैप बाय RBI, तो ये सारी चीज़ें अभी हमारी तरफ से हेल्प हो चुकी है, ओके। नाउ देयर इज एन आर्टिकल बाय P चिदम्बरम, प्रोसेस इज द पनिशमेंट, सो इट इज़ बेसिकली ऑन बेल कि कितने ज़्यादा अंडर ट्रायल अभी हैं हमारे यहाँ पे। सो वी हैव डिस्कस सच एन आर्टिकल बिफोर, और बेल अवेलेबल और नॉन अवेलेबल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। सो इफ़ यू हैवेंट सीन द वीडियोज़ दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, और एडिटोरियल्स ऐसे हैं जो आप कभी भी देख सकते हो फॉर योर रिविजन एज वेल, सो प्लीज़ सी देम, और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ओके। तो अभी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था, मिस्टर NV रमन्ना जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने, अच्छा ये कौन से नंबर के CJI हैं, यू हैव टू टेल मी, ओके, विच नंबर ऑफ CJI। तो हमारे क्रिमिनल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम में जो प्रोसेस है वो खुद ही एक पनिशमेंट है। द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, ओके, दैट इज व्हाट द आर्टिकल्स नेम ऑल्सो, प्रोसेस इज द पनिशमेंट, ओके। और ये डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है, प्रोसेस इज द पनिशमेंट इन आर क्रिमिनल सिस्टम, डिस्कस, ठीक है। तो आप उसमें क्या डिस्कस करोगे वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे, मतलब एक साइड आपको बता रहे हैं, एक साइड आप खुद अपने से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कभी एडिटोरियल आया, सो वील अगेन डिस्कस दीज थिंग्स, ओके। तो जैसे हेस्टी, सो मेनली आपको वही है कि प्रोसेस को एक तरीके से उसको क्रिटिसाइज करना है इन द स्टेटमेंट मेनली, सो दैट इज़ व्हाट वील बी डूइंग है। तो जैसे जो अरेस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा हेस्टी होती हैं, इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट होते हैं, टू डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग बेल, द प्रोसेस लीडिंग टू द प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिरेशन ऑफ अंडर ट्रायल्स नीड्स अर्जेंट अटेंशन। ये मैं सेंटेंस इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट CJI ने दिया है। इट इज़ अ ग्रेव इशू दैट 80% ऑफ द 610,000 प्रिजनर्स अक्रॉस द कंट्री आर अंडर ट्रायल्स। तो 6,10,000 प्रिजनर्स में से 80% जो हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं। और मतलब अंडर ट्रायल यानी क्या हो गया कि जिसके ऊपर अभी ट्रायल नहीं किया गया है कोर्ट द्वारा, और जो कि अभी कन्विक्ट घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इस आर्टिकल में बहुत अच्छी हैं, सो यू शुड टेक द रेफरेंस, ओके। ही इज़ अ वेल एडुकेटेड पर्सन, तो इसलिए कुछ यहाँ पे अब जैसे केसेस बताए हैं वेयर मतलब इस तरीके के ट्रायल्स, अंडर ट्रायल्स कई सारे कैद हैं। सो ऑब्वियसली ही इज टेकन द साइड विच इज़ अपोजिट टू द गवर्नमेंट, ओके। तो स्टोरी ऑफ द 16 अक्यूज्ड इन व्हाट इज़ नोन एज द भीमा कोरेगांव केस। तो 1 जनवरी 2018 को क्या हुआ कि एक काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी जो कि हर साल ऑब्जर्व की जाती है भीमा कोरेगांव में, जहाँ पे दलित ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स थे, एंड इट वाज द 200th एनिवर्सरी ऑफ द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, ओके। ये बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव क्या था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये कई बार डिस्कस हो चुका है इस चैनल पे, सो इफ़ यू हैव सीन द वीडियोज़ यू कैन ईजिली टेल, ओके। और काफ़ी ज़्यादा वायलेंस और स्नो पेल्टिंग हुई थी, सो ये छोड़ देते हैं एलिजिडली, सो इट वॉज इंस्टिगेटेड बाय राइट विंग ग्रुप, सो दिस इज पॉलिटिकल थिंग, we don't have to go into this. Then on 6 June 2018 5 persons which are all sympathetic to the Dalit and left wing causes, उनको अरेस्ट कर लिया था स्टेट पुलिस ने, मतलब सेम ईयर जून में 5 ऐसे लोग जो कि दलित और लेफ्ट विंग की तरफ सिंपैथेटिक थे, उनको अरेस्ट कर लिया था स्टेट पुलिस ने। और जो अरेस्टेड लोग थे, अब उनमें कौन लोग थे, लॉयर, पोएट, प्रीस्ट, राइटर्स, प्रोफेसर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। अब यहाँ पे ऑथर ने क्यों बताया है कि वो कौन थे, वैसे नॉर्मली नहीं बताया जाता है। द रीज़न बीइंग कि मतलब आपने ऐसे लोगों को भी अरेस्ट करके रखा है, सो दे आर नॉट दैट हार्मफुल टू द सोसाइटी। देखो अरेस्ट करने का हमने पढ़ा भी था कि रीज़न तब है, मतलब आप बेल ना दो, उसका रीज़न तब है जब मतलब आपको ये डर हो कि वो किसी तरीके से सोसाइटी को हार्म पहुँचाएगा, किसी तरीके से एविडेंसेस को हटाने की कोशिश करेगा, या फिर अगर उसको कोर्ट बुलाया जाए तो वो यहाँ पे नहीं होगा, या फिर एस्केप कर जाएगा, है ना, और फिर उसको प्रोड्यूस करना कोर्ट में मुश्किल होगा। तो अब यहाँ पे इसलिए ऑथर इनके बता रहे हैं कि मतलब लॉयर, पोएट, प्रीस्ट, सो कहने का सेंस ये है कि मतलब इतने एजुकेटेड लोग होने के बावजूद आपने इनको अरेस्ट कर रखा है और इनको बेल नहीं दी है। इवन इफ द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, एटलीस्ट गिव द बेल, ठीक है। और इसमें जैसे फादर स्टैन स्वामी थे, ही वॉज 80-year-old जेसुइट प्रीस्ट, और वो 2021 में उनकी जेल में ही डेथ हो गई थी। और केवल वरावरा राव जो 82-year-old रिनाउंड पोएट हैं, उनको इंटरिम मेडिकल बेल पे छोड़ा गया है सिंस सितंबर 22, 2021, है ना। अब दूसरा केस इन्होंने बताया है JNU के स्टूडेंट्स का। वन इज शर्जील इमाम जो कि PhD स्टूडेंट थे, और उन्होंने 2 स्पीचेस दी थी NTCA जो एजिटेशन हुआ था, मतलब
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था कश्मीर को 370 से हटाने के लिए, उसमें इन्होंने ये स्पीचेस दी थे जामिया मिलिया इस्लामिया एंड AMU, ये दिसंबर 2019 में दी थी, और इसके लिए इनको अरेस्ट किया गया था। और इनको चार्जेस वैसे आसाम, यूपी, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी हैं, और ये जेल में है 2020 से, और इनको भी बेल डिनाई की गई है। देन देयर वाज उमर खालिद हु वाज आल्सो अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ JNU और एक्टिविस्ट थे, जिनको सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और राइट्स से कनेक्शन में, और उनको भी बेल डिनाई की गई है। देन देयर इज़ अ वेल नोन जर्नलिस्ट फ्रॉम केरला। ओके, देखो ये केसेस अब एग्जैक्टली ये मत लिखो, बट दीज आर रेफरेंसेस एंड यू शुड नो सम नेम्स। ओके, यू माइट बी नोइंग ऑल ऑफ देम, बट फिर भी इट वुड बी अ रिविजन फॉर यू, एंड जिनके लिए नया है तो आपको ये नाम पता होने चाहिए, ठीक है। आप इनको यूज़ करें ना करें, बट यू शुड नो। ओके, तो राइट डाउन दीज नेम्स और सो यू कैन यूज़ देम ऑल्सो। सो सिद्दीकी कप्पन, और ये भी एक जर्नलिस्ट है, मतलब केरला से, इनको अरेस्ट किया गया था जब ये यूपी हथरस रेप केस में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे, और ये भी अक्टूबर 2020 से जेल में है, और इनको भी बेल डिनाई की गई है। तो अब इन्होंने पॉइंट उठाया कि क्यों मतलब अक्यूज़ को बेल डिनाई की जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो जो अक्यूज़ड है वो प्री अंडर ट्रायल है, तो जब और उसके बाद में जब चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, तब वो अंडर ट्रायल बनता है, ठीक है। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ये प्री अंडर ट्रायल है, और जब चार्जेस कोर्ट फ्रेम करेगी तो वो अंडर ट्रायल बन जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये अंतर समझ में आ रहा है प्री अंडर ट्रायल और अंडर ट्रायल का, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि प्री चार्ज का एविडेंस पहले ढूंढना, यानी कि कोर्ट जब चार्जेस फ्रेम करेगी और ट्रायल शुरू होगा, अंडर ट्रायल रहेगा, उसके पहले एविडेंस ढूंढना, प्री चार्ज एविडेंस, यानी वही जो इन्वेस्टिगेशन में होता है। उसके बाद में चार्जेस को फ्रेम करना, फिर ट्रायल होना, फिर आर्ग्यूमेंट होना, इसमें कई साल लग जाएंगे। ओके, तो क्या जब तक ट्रायल चलता रहेगा उस टाइम तक अक्यूज को जेल में ही रखा जाएगा? तो क्या ये मतलब कोई सब्सटीट्यूट है ट्रायल का या फिर कन्विक्शन या पनिशमेंट का? मतलब ये तो प्रोसेस में ही आप एक तरीके से पनिश कर रहे हो, दैट इज वाई दी टाइटल इज प्रोसेस इज द पनिशमेंट। ओके, तो यहाँ पे अब इन्होंने अब ये भी बताया है कि केवल ये अभी CJI का नहीं है, पहले भी कई बार जो है जजेस ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि मतलब इतने ज़्यादा जो अंडर ट्रायल्स हैं ऑलरेडी, और उनको बिना कन्विक्शन के इस तरीके से अरेस्ट करा हुआ है, कस्टडी में है। ओके, तो 40 साल पहले का जैसे ये केस था, गुरबख्श सिंह सिबिया का केस था 1980 में, तो मोर देन 40 ईयर्स अगो, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो थी उसने ये लॉ आर्टिकुलेट किया था कि द प्रिंसिपल टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम various sections in the criminal procedure code was that grant of bail is the rule एंड रिफ्यूज़ल इज़ द एक्सेप्शन। तो इन्होंने कहा है कि जो कई सारे सेक्शंस है CRPC से, उससे कायदे से ये प्रिंसिपल सामने आता है कि जो बेल ग्रांट करना है वही रूल है और रिफ्यूज़ल एक्सेप्शन है। इसका मतलब क्या है कि अभी ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो, आप तो भर भर के आप मतलब बेल को रिजेक्ट कर रहे हो, रिफ्यूज़ल ज़्यादा हो रहा है, रिफ्यूज़ल को रूल बना दिया गया और ग्रांट ऑफ बेल हैज़ बिकम द एक्सेप्शन। ओके, तो उल्टा हो रहा है। देन अगेन इन 2014 इन अर्नेश कुमार केस, तो कोर्ट ने फिर नोट किया था कि जो पावर ऑफ अरेस्ट है वो एक तरीके से टूल ऑफ हरासमेंट ऑपरेशन है और इट इज़ श्योरली नॉट कंसिडर्ड अ फ्रेंड ऑफ पब्लिक। ठीक है, तो 2014 में अर्नेश कुमार केस में भी मतलब ये चीज़ पावर ऑफ अरेस्ट के बारे में कहा था कि एक हरासमेंट टूल की तरह है ये। और जनवरी 29 2020 में, नॉट मच लॉन्ग बिफोर, और उसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुशीला अग्रवाल के केस में फिर से मतलब ये चीज़ कही थी कि जो कोर्ट्स की ड्यूटी है, इट इज़ टू अपहोल्ड द राइट टू लिबर्टी। इट वुड बी यूजफुल टू रिमाइंड वनसेल्फ दैट द राइट्स विच द सिटीजन्स चेरिश डीपली आर फंडामेंटल। जो राइट मतलब एक तरीके से राइट टू लिबर्टी से लिंक किया था कि ये जो राइट है ये काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल है, इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं वो फंडामेंटल नहीं है। ओके, सो दैट इज़ ऑल। लास्ट में इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। ओके, फिर ये था इस आर्टिकल के बारे में। आई होप आपको कुछ पॉइंट्स मिल गए होंगे। अब यहाँ पे ना एक एक्सप्लेन का छोटा सा सेक्शन है, विल डिस्कस दैट। स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स, तो DGCA के नए रूल्स आए हैं एयरलाइंस के लिए। DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और जो स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए इन्होंने रूल्स अमेंड करते हुए अब कहा है कि एयरलाइंस जो हैं वो ऐसे फ्लायर्स को, स्पेशली एबल्ड जो पैसेंजर्स हैं उनको बोर्डिंग आप डिनाई नहीं कर सकते हो बिना डॉक्टर के मेडिकल ओपिनियन के एट द एयरपोर्ट कि वो पैसेंजर फिट है या नहीं है फॉर
फ्लाइंग, ठीक है। तो अब ये रेगुलेशंस क्या है, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी फॉर बोर्डिंग को और बढ़ाने के लिए, स्पेशली एबल्ड के लिए, तो ये नया मतलब सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसमें कहा है कि अगर कोई एयरलाइन ये डिसाइड करती है मेडिकल ओपिनियन के बाद में कि बोर्डिंग को डिनाई किया जाए, तो उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा पैसेंजर को इन राइटिंग, और साथ में रीजंस भी मेंशन करने पड़ेंगे। तो आपको एक तो बताना पड़ेगा कि क्यों डिनाई किया जा रहा है, और साथ में आपको उसको लिख के देना पड़ेगा। तो इसके पहले रूल्स क्या थे, तो पहले रूल्स ये था कि एयरलाइन जो थी वो बोर्डिंग को डिनाई कर सकती है किसी भी इंसान को ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी, अगर उसको ये लगता है कि ऐसे इंसान को ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी मतलब फ्लाइट की सेफ्टी में दिक्कत आ सकती है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच पर्सन वुड और माइट बी इनिमिकल टू द सेफ्टी ऑफ द फ्लाइट, ऐसे केस में आप किसी डिसेबल्ड इंसान को मना कर सकते हो। ओके, और अब ये रूल्स को क्यों अमेंड किया गया, तो एक्चुअली अभी एक केस हुआ था इंडिगो एयरलाइन के साथ, रांची एयरपोर्ट पे मई में हुआ था, और वहाँ पे एक स्पेशली एबल्ड बच्चे को मना कर दिया गया था बोर्डिंग से, जो फ्लाइट वहाँ से रांची से हैदराबाद जा रही थी, और यही मतलब कहते हुए कि एयर सेफ्टी को पोटेंशियल थ्रेट है। लेकिन उसके बाद में फिर DGCA ने उसमें इंटरवीन किया था, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एयरलाइन पे 5 लाख रुपए का फाइन भी लगाया था, और मतलब उनको ये चीज़ पूरा वो डायरेक्ट किया था कि इतने मतलब बुरे तरीके से आपको पैसेंजर्स को ट्रीट नहीं करना होता है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर ही दें आज, और शेयर भी कर दें थोड़ा वीडियो को। एंड इफ़ देयर इज़ एनी अदर फीडबैक यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।